क्या कर्ज लेना सही है या गलत है? तो फिर क्यों दुनिया के सबसे धनी आदमी, चाहे वो अडानी हो या अंबानी हो या फिर एलोन मस्क हो या जेफ बेजोस हो, इन्होंने भी बहुत सारा कर्ज ले रखा हुआ है। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से देखने जा रहे हैं। तो मैं किशोर, ट्रेड अचीवर का फाउंडर और CEO। आइए हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं ना, गुड डेट वर्सेस बैड डेट, अच्छा कर्ज या बुरा कर्ज। और जब हम इसके बारे में देखते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि जो कर्ज होता है, कर्ज बुरा ही तो होता है ना। तो इसमें फिर अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज क्या होता है? बहुत सारे लोगों के लिए ये एक सोचने वाला विषय है। इसमें हम ज्यादातर क्या देख पा रहे हैं, अब कर्ज के साथ ऐसे लोग भी हैं जो डूब जाते हैं और कर्ज के साथ ऐसे लोग भी हैं जो संसार के बहुत धनी मनुष्य बन जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज दुनिया में सबसे धनी आदमी जो कि हमारे भारत में है, जिनका नाम अडानी है। आज हम वैसे कहते हैं कि उनकी जो वैल्यू है इतनी है, मगर उसमें से कितने करोड़ों ही रुपए कर्ज हैं इसके बारे में लोगों को नहीं पता है। जो उन्होंने अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है वो कर्ज के साथ ही खड़ा किया है और इस कर्ज के साथ इतनी ज्यादा उसे उन्हें ग्रोथ मिली है। अब कर्ज को लेकर के हम उसे अच्छे तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है और उसी के साथ में हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े जो व्यापारी लोग हैं, कर्ज लेने की वजह से आज उनके पास में कुछ भी नहीं है, ऐसे लोग भी नजर आते हैं। इसके बारे में हमारे पास में केस स्टडीज है और भविष्य में हम वीडियो में से देखेंगे। ऐसे एक कर्ज ने एक इंसान को ऊंचाइयों पर उठा खड़ा किया है और किस तरह से एक आदमी को कर्ज के द्वारा उसे बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया है। तो हम जैसे साधारण आदमी अगर हम लोग सोचते हैं कर्ज लेने के लिए, अब हम इसे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, कब यह अच्छा कर्ज होता है और कब यह कर्ज बुरा हो जाता है, इसी के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से देखेंगे। आइए हम पहले देखते हैं कि कर्ज क्या होता है। कर्ज मतलब आप किसी से कर्ज लेते हैं, ये आपके पैसे नहीं है, इसे अपने दिमाग में बिठाए रखें। ये आप कहीं बैंक से ले सकते हैं, आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है या किसी और तरीके से आप कर्ज लेते हैं। किसी भी तरीके से जब आप कर्ज लेते हैं, ये आपके पैसे नहीं हैं। इस पैसे को लेकर के आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं या फिर इसी पैसे से आप किस तरह से और पीछे और पीछे और पीछे चले जाते हैं, इसी के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले अच्छा कर्ज क्या होता है, आइए हम देखते हैं। अच्छा कर्ज मतलब क्या है? जब हम उस कर्ज को लेते हैं, क्या उस कर्ज से हमारे पास में एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है? यही अच्छे कर्ज का एक उदाहरण है। मान लीजिए मैं 10 लाख का कर्ज लेता हूं। अब ये 10 लाख का कर्ज मैं किस लिए ले रहा हूं, या फिर मैं 1 लाख का कर्ज ले रहा हूं। मैं उस कर्ज को किस लिए ले रहा हूं? क्या एक मोबाइल खरीदने के लिए? क्या उससे मुझे कुछ इनकम हो पाएगी? नहीं। या फिर इसी 1 लाख रुपए का मैं कुछ और खरीदता हूं, उसमें से भी क्या मुझे कुछ इनकम होती है? अब ऐसा कर्ज जिससे हमें कोई इनकम हो पाती है, उसी को हम अच्छा कर्ज कह सकते हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम लोग देखते हैं तो एक एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन या व्हीकल लोन। अब जो एजुकेशनल लोन है वो किस तरह से एक अच्छा कर्ज हो सकता है, आइए हम देखते हैं। आप अपने ज्ञान के लिए, आप अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए कर्ज ले रहे हैं, क्योंकि कल को आप जो आज ज्ञान हासिल करने जा रहे हैं वो आपका एक इनकम सोर्स बन जाएगा। इसके लिए आप अगर एजुकेशनल लोन ले रहे हैं तो ये इसमें कोई बुराई नहीं है, तब इसको एक अच्छा कर्ज कहा जा सकता है। एक चीज आपको और समझनी होगी, कई बार एजुकेशनल लोन जो है वो भी हमारा बुरा कर्ज बन सकता है। आपको पता है कि मैंने ये कर्ज से कॉलेज में जाना है और आप कॉलेज नहीं जाते हैं, बार बार कॉलेज से बंक मारते हैं। अगर आप इस तरह से सोच रहे हैं कि बस किसी तरीके से मैं इसको 3 साल खत्म करके कॉलेज से बाहर आ जाऊंगा, अगर ऐसे माइंडसेट में है तो फिर आप मेरी सलाह लें तो कभी भी एजुकेशनल लोन मत लें, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है, कॉलेज छोड़ देते हैं। लोन लेने के बाद में कॉलेज जाने में कोई उनको रुचि नहीं रह जाती, वह कॉलेज से बाहर आ जाते हैं और दोबारा कॉलेज में नहीं जाते हैं। तब ये एक बहुत बुरा कर्ज बन जाता है। ये आने वाले दिनों में आप इसको देखेंगे। तो अगर आने वाले दिनों में आप किसी और वजह के लिए अगर कर्ज लेना चाहेंगे तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने जो लक्ष्य रखा हुआ है, अगर आप उस लक्ष्य को पूरा नहीं करते हैं तो आप फिर लोन के लिए ना जाएं। आपको पता है कि एजुकेशन लोन लेने के बाद में मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मैं इसको खत्म नहीं कर पाऊंगा, इस कोर्स को मैंने ज्वाइन तो कर लिया है मगर मुझे ये पसंद नहीं है, जैसे भी मैं 2 साल 3 साल बाद इससे बाहर निकल आऊंगा, मैं इसे पूरा नहीं करूंगा। तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप एजुकेशनल लोन को ना लें, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा कर्ज नहीं होने जा रहा है। मगर अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये खत्म करने के बाद में यही मेरा भविष्य है, इसी को मैं डेवलप करके अगले लेवल को मैं जाऊंगा और मुझे ये एजुकेशन बहुत जरूरी है, अगर ये सोचकर आप लोन लेंगे तो कल को ये एजुकेशन के द्वारा आप पैसे कमा पाएंगे। एजुकेशनल लोन, इसमें भी दोनों है, अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज। आप इसके बारे में विचार करके अपना निर्णय लें। और उसके बाद में बिजनेस लोन लेने में भी कोई बुराई नहीं है। जो लोग बिजनेस करना
जानते हैं। बहुत ही अहम विषय है। बिजनेस लोन लेना तो आसान है, मगर बिजनेस करना आना चाहिए। सबसे पहली बात, कौन सा बिजनेस और बिजनेस का कोर क्या है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पैसा आ गया है तो ठीक है, अब हम बिजनेस कर लेते हैं, मगर उसके पीछे में कौन सी बातें हैं, उस बिजनेस को करने के लिए क्या तौर तरीके होंगे, किस तरह से हम मुनाफा कमा सकते हैं, किस तरह से हमें लॉस हो सकता है। अगर आपके पास में बिजनेस का कोई प्लान नहीं है और आप बिजनेस कर लेते हैं तो हमारे पास में पैसे हो इसलिए हम बिजनेस कर ले, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको बिजनेस करना आता होगा तभी आप बिजनेस कर पाएंगे। इसलिए इसे करने के लिए हमारे पास में कैपेबिलिटी और कैपेसिटी होना बहुत जरूरी है। उसी के साथ साथ हमें उसका ज्ञान भी चाहिए। आपके अंदर बहुत सारे लोग काम करने जा रहे हैं, आपको सही तरीके से उन्हें मैनेज करना आना होगा। और अगर आप ही को ज्ञान नहीं है इस बिजनेस के तौर तरीके को जानने के बाद ही, तो अगर आप फिर लोन लेंगे तभी आप इसके द्वारा से पैसे कमा पाएंगे। ये बिजनेस आपको पैसे कमा करके दे पाएगा और यही बिजनेस के द्वारा आप जितने भी आपके कर्ज हैं उसे आप चुका पाएंगे। तभी ये एक आपके लिए अच्छा कर्ज बन जाएगा। और उसके बाद में हम व्हीकल लोन को देखते हैं। आप अगर सोचते हैं कि मैं एक गाड़ी खरीद करके मैं उसके द्वारा कैब सर्विस दूंगा, या फिर आप कैब सर्विस ओला के द्वारा या उबर के द्वारा देने जा रहे हैं, उनके साथ में जुड़ करके आप एक कैब ड्राइवर बनने जा रहे हैं, उसके लिए भी कर्ज लेंगे तो यह आपके लिए लाभदायक होगा। उसके लिए भी जो कैलकुलेशन है आपको पहले से ही करनी होगी। किलोमीटर चलाऊंगा तो मुझे इतना आएगा, उसमें से मैं कितनी EMI दूंगा, और उसके साथ में हमारे पास में डेप्रिसिएशन कॉस्ट है और मेंटेनेंस कॉस्ट है। ये सारा जाने के बाद में क्या मैं अच्छे पैसे कमा पाऊंगा? आपको बैठ करके इन सारी बातों के ऊपर में अच्छे से विचार करना चाहिए। उसके बाद आप एक गाड़ी खरीदते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा कर्ज होगा। अगर आप इसे एक लग्जरी के लिए ले रहे हैं तो फिर ये आपके लिए गाड़ी वैसे ही खड़ी रह जाएगी। आप इसे अच्छी तरीके से समझ लें, एसेट में और लायबिलिटी में बहुत सारा अंतर है। क्या ये आपको पैसे कमा करके देगा या फिर ये आपके लिए एक बोझ बन जाएगा? अगर आप एक सही माइंडसेट के साथ में आगे बढ़ेंगे तो फिर आप एक सही फाइनेंशियल स्टैंडिंग में खड़े हो पाएंगे। अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो किस लिए गाड़ी खरीद रहे हैं इसके बारे में आप प्लान करके खरीदें। अब कुछ लोग यूटिलिटी व्हीकल खरीदते हैं जिसमें कि टाटा एस हो गया, वह इसे एक बिजनेस करने के लिए खरीदते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये आपके लिए एक अच्छा कर्ज होगा। आप अगर कर्ज ले रहे हैं तो ये कर्ज किस लिए ले रहे हैं, ये एक बहुत अहम बात है। और इसी के साथ साथ एक बहुत जरूरी बात जिसे आपको नोट कर लेना चाहिए, अगर आप कर्ज ले रहे हैं तो अगर आप बिजनेस करने जा रहे हैं या फिर आप एक गाड़ी चलाने जा रहे हैं, चाहे वो जो कुछ भी हो, जो इंटरेस्ट आप देने जा रहे हैं गाड़ी का, उस इंटरेस्ट का दुगना आपके पास में प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप 10,000 रुपए अपने लोन का इंटरेस्ट देने जा रहे हैं, तो अगर आप 20,000 कमाएंगे तो फिर ये आपके लिए एक अच्छा कर्ज माना जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि कम से कम 20 से 30% प्रॉफिट आपको उस बिजनेस से मिलना चाहिए, तभी आप उस बिजनेस में लगातार बने रह सकते हैं। चाहे वो कोई प्रोविजन स्टोर हो या डिपार्टमेंटल स्टोर हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, आपको उसमें से कुछ एक मार्जिन की जरूरत होती है ताकि आप उस बिजनेस को लगातार चला सके। अगर इस तरह का बिजनेस स्ट्रक्चर अगर आप बनाते हैं, लेते हैं, तभी आपका ये कर्ज अच्छा कर्ज बन सकता है। और उसके बाद में हम लोग अगर बुरा कर्ज के बारे में अगर देखते हैं तो उस कर्ज में से मैं कुछ कमाने नहीं जा रहा हूं, उसमें से कोई फायदा नहीं होने जा रहा है, बस अपने लग्जरी के लिए, अपने बड़प्पन के लिए मैं उसे लेने जा रहा हूं। तो साधारण रूप में अगर मैं आपको बताऊं, लग्जरी के लिए और घमंड के लिए अगर आप कर्ज लेने जा रहे हैं तो फिर ये आपके लिए एक बुरा कर्ज होगा। इसमें से क्या अहम है अगर हम इसे देखते हैं तो ये एक क्रेडिट कार्ड लोन्स होता है। जैसे ही लोगों के हाथ में क्रेडिट कार्ड आता है तो उनके साथ में क्या होता है, तो वो उसको डेबिट कार्ड सोचते हैं। क्रेडिट कार्ड मतलब ये आपका पैसा नहीं है, ये बैंक के द्वारा दिया गया हुआ आपको लोन है। आप इसे अच्छी तरीके से समझ लें। हमें पता होने के बावजूद भी हम इसकी परवाह नहीं करते हैं। कुछ भी होता है तो हम क्या है, इसे लेकर के स्वाइप कर देते हैं। जब चाहा स्वाइप कर लिया और आखिर में क्या होता है, जब स्टेटमेंट आता है तब हम क्या कहते हैं, अच्छा कोई बात नहीं है, 10,000 रुपए ही है ना, मिनिमम ड्यू 500,000 रुपए है, हम उसे दे देते हैं, बाकी का बाद में देखेंगे। मगर उसके बाद इसमें कितना इंटरेस्ट होता है, 20% से लेकर के 35% तक क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट होता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि वो कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। 3 या 3.5% इंटरेस्ट हर महीने, मैं महीने की बात कर रहा हूँ, 2.5 से 3.5% इंटरेस्ट। इसे ना जानते हुए लोग क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर करके, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता इसे कैसे मैनेज करना है, और क्रेडिट कार्ड से ही बहुत सारे लोग डूब जाते हैं। तो क्रेडिट कार्ड अच्छा होता है, इसके बारे में मैं एक और वीडियो में बताऊंगा किस तरह से हम क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला विषय हमारे पास में क्या है, व्हीकल लोन। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, आप किस तरह से इसे इस्तेमाल करते हैं, ये एक बहुत ही जरूरी बात है। अब लोग लग्जरी के लिए कोई बात नहीं है, EMI है ना, दे देंगे, गाड़ी खरीद लेते हैं। अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ होता है, अगले साल एक और गाड़ी ले लेते हैं, हर साल नई गाड़ी, क्योंकि वह रीफाइनेंसिंग करते रहते हैं। मगर बहुत सारे लोग कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उनको पता नहीं होता है। अगर आपने EMI 5 साल का 7 साल का किया है तो पहले 1 साल तो आप उसका इंटरेस्ट ही पे कर रहे होते हैं, और उसके साथ में क्या होता है, आपका जो इनिशियल अमाउंट है वो फिर क्या है, थोड़ा थोड़ा करके कम होता रहता है। फिर क्या होता है, आप एक और अगली कार खरीदते हैं, तब भी आप एक अमाउंट पे करते हैं, तो फिर ये क्या हो जाता है, एक और फाइनेंस हो जाता है। अगर
आदमी को अपने कर्ज को अच्छी तरीके से मैनेज करना नहीं आता होगा तो अंत में जाकर के ये उल्टा पड़ जाता है। अब आप किसके लिए इसे इस्तेमाल करने जा रहे हैं? अब मान लीजिए आपके पास में परिवार है और आप अपने पैसों को भी अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं तो अगर फिर आप कार खरीद रहे हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। गाड़ी एक परिवार के लिए जरूरत है तो इसे खरीदना कोई बुरी बात नहीं है। मगर इसमें भी हम किस तरह की कार खरीदने जा रहे हैं? मान लीजिए मुझे 10 लाख के अंदर की कार भी चलेगी परिवार के लिए, नहीं मुझे तो 4 लोगों के बीच में खड़ा होना है, दिखाना है, मुझे तो 17-18 लाख का लोन मिल रहा है, मैं एक अच्छी कार 20 लाख रुपए में खरीद सकता हूँ क्योंकि इसके लिए जो EMI मैं दे सकता हूँ। मगर वह भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं। अगर ये सारी चीजों को आप सोच विचार करके इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा कर्ज हो सकता है या फिर आपके लिए ये एक बुरा कर्ज भी बन सकता है। तो हमेशा अगर कोई लोन आप ले रहे हैं और वो आपको इनकम दे रहा है तो ये एक अच्छा कर्ज होता है। अब इन दोनों के बीच में एक थोड़ा सा अंतर है। अगर आपने अच्छे से मैनेज नहीं किया है, नहीं तो आप सोचेंगे कि फिर तो कार रहने देते हैं खरीदने के लिए। मैं ऐसा आपको नहीं बोल रहा हूँ। कार खरीदना आपके लिए जरूरी है। जैसे हमारा परिवार बड़ा होता है, परिवार को कहीं लेके जाने के लिए, लाने के लिए हमें एक कार की जरूरत होती है। मगर फिर भी आपको अपने जो फाइनेंस है उसको मैनेज करना आना चाहिए। 6 लाख में भी कार मिल जाती है और 60 लाख की कार भी है। नहीं मैं तो 30 लाख की कार खरीदूंगा, मैं EMI भर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास में और किसी तरीके की इनकम नहीं है, तो फिर आपके लिए एक बुरा कर्ज हो सकता है। क्योंकि अगर हम लोग कार को देखते हैं तो कार एक डिप्रिसिएटिंग एसेट है। ये कोई एसेट नहीं है, ये आपकी एक लायबिलिटी है। हर साल इसकी कीमत घटती चली जाती है। मगर अगर आप एक कार खरीदते हैं अपनी कंपनी की मदद से, ये एक अलग विषय है कि आपको टैक्स एग्जाम्पशंस मिलता है, उसमें डिप्रिसिएशन भी मिल जाता है। इन सब बातों के बारे में हम लोग टैक्स बेनिफिट्स में हम लोग देखेंगे। आप इसे अपने ध्यान में रखें। और उसके बाद बाकी सारी EMIs, ये पर्सनल लोन हो सकता है या फिर किसी भी तरीके का आप EMI लेते हैं, आप उसे किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं तो फोन खरीदने के लिए EMI, लैपटॉप खरीदने के लिए EMI, लग्जरी के लिए, अगर इन सब चीजों के लिए EMI चलती रहेंगी तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रैपिड स्पेंडर कहते हैं। ये देखा, इसे भी आप उसी समय खरीदना चाहते हैं, उसे भी देखा तो उसे भी खरीद लिया। अगर आपके पास में इस तरह के खर्च करने की आदत है तो आप अपने खर्चों को घटाने की कोशिश करें। आप अपने EMIs को ज्यादा ना बढ़ाएं क्योंकि भविष्य में जाकर के ये आपके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। इसलिए आप कुछ भी करते हैं तो आपके पास में अच्छी वजह होना चाहिए कर्ज के साथ। उसी के साथ हमारे पास में होम लोन्स है। होम लोन के बारे में मैं पहले ही वीडियो आपके लिए डाल चुका हूँ। किस तरीके से होम लोन एक अच्छा है या किराए के मकान अच्छा रहेगा, बारे में वीडियो में डाल चुका हूँ। अगर आपने पहले से ही एक मकान खरीद लिया है, EMI को किस तरह से हम जल्दी खत्म कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं विस्तार में एक वीडियो डाल चुका हूं। अगर आप नीचे देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, आप जाकर उसे देख सकते हैं। ये आपको एक अच्छी समझ प्रदान करेगा होम लोन और बाकी चीजों के बारे में। खास करके बुरे कर्ज के बीच में क्या क्या आता है अगर हम लोग देखें तो आजकल के समय में जो ज्यादातर ट्रेंडिंग में है, बर्थडे सेलिब्रेशंस, मैरिजेस एंड फंक्शंस, दिखावे के लिए बहुत सारा पैसा खर्चा करना लोगों ने शुरू कर दिया है। क्योंकि कुछ लोगों ने जिस तरह की वीडियो बनाते हैं और उसे देख करके मिडिल क्लास फैमिली हो या लोअर मिडिल क्लास फैमिली हो, वो भी इस काम को करने की वजह से एक बुरा निर्णय ले लेते हैं। YouTube जो बनाते हैं उनको इन्फ्लुएंसर कहा जाता है। आप इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए। मान लीजिए जैसे मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरे पास में एक YouTube चैनल है, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूं, मैं कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा हूं। और ये इन्फ्लुएंस किस लिए कर रहा हूं? आपके फाइनेंस को किस तरीके से अच्छे से मैनेज किया जा सके, आपके जीवन को एक अच्छे स्थान में लाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की चीजों को सिखाने की वजह से लोगों के लिए ये लाभदायक होती है। अब मैं किस विषय पर इन्फ्लुएंस कर रहा हूं? क्योंकि बहुत सारी गलत चीजों के लिए भी लोग क्या है, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर को बुला करके उन्हें बताते हैं कि मैं अपने बच्चे के बर्थडे के लिए इतना इतने पैसे खर्चा करने जा रहा हूं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, क्योंकि उन्होंने किया है मैं भी इस काम को करूंगा, ऐसे माइंडसेट में आ जाते हैं। तो उनके पास में कितना पैसा है आपको नहीं पता है। वो हो सकता है एक यूट्यूबर हो या बाहर रहता हो सकता है वो 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए कमा रहा हो सकता है महीने का। मगर अगर आप सिर्फ 30,000 रुपए महीने का कमा रहे हैं तो नहीं, मैं भी एक बड़ा मैरिज पैलेस लेकर के पहले बर्थडे में 2 लाख रुपए स्पेंड करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे EMI भी देनी पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम किसके लिए कर रहे हैं? 4 लोगों के बीच में अपने आप को कुछ दिखाने के लिए, और बाद में जाकर के EMI भरते रहेंगे और उसके बाद में जाकर के लोगों से शिकायतें करते हैं। जब उनसे पूछा जाता है आपने क्यों किया, मैंने तो इसे अपने बच्चे के लिए ही किया है। ये आपने अपने बच्चे के लिए नहीं किया है। अच्छी तरह से आप इसको सोचें। आपको अपने हृदय के बारे में पता है। ये आपने अपने बच्चे के लिए नहीं किया है, दूसरे लोगों के सामने में अपना घमंड दिखाने के लिए, आपने शो ऑफ करने के लिए
इस काम को किया है। ये बच्चे के लिए नहीं है। अगर सचमुच आपने बच्चे के लिए करना होता तो आप इसे साधारण रूप में भी करके आप अपने बच्चे के लिए लाख 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते थे। इस तरह से ना करके जब आपका बच्चा 20 साल का हो जाएगा और वो कहेगा मुझे एक बाइक ले दो, नहीं नहीं मेरे से ये हो नहीं सकता है, मेरे पास में पैसे नहीं है। मगर जब वो बच्चा 1 साल 2 साल का था तब आपने लाख रुपए 2 लाख रुपए उसके सेलिब्रेशन के लिए खर्च कर दिए। इस बर्थडे सेलिब्रेशन में एक और बात है, अगर हम इसे देखें तो इपो नया ट्रेंड आया है 6 महीने की सेलिब्रेशन, 1 महीने का हो गया है उसकी सेलिब्रेशन। इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारे लोग इससे प्रभावित होकर के वो भी इसी तरह से करना चाहते हैं। बच्चा पैदा हो चुका है, अगर वो जून में पैदा हुआ है तो जुलाई में 1 महीना हो ही जाएगा, अगस्त में हो जाएगा तो 2 महीने का हो जाएगा। मंथली सेलिब्रेशन, अगस्त का सेलिब्रेशन। अगर खर्च अगर एक आदमी करता रहेगा जिसके पास में पैसे हैं, अगर वो कर रहे हैं तो उनके पास में सोर्स ऑफ इनकम है, उसको देख करके अगर एक मिडिल क्लास का, लोअर मिडिल क्लास का आदमी भी वैसे ही करेगा तो 4 लोगों के बीच में मैं करके दिखाऊंगा, इसका क्या अर्थ है? बजाय इसके अगर हर महीने आप उसके लिए SIP में कुछ इन्वेस्ट कर देंगे तो भविष्य में उस बच्चे के लिए लाभदायक होगा। मगर लोग इसके बारे में बिना सोचे समझे लगातार करने की वजह से आखिर में 20 साल बाद बच्चा कहेगा मैंने ही कष्ट उठाया है, आपने क्या कष्ट उठाया? इस तरह से करने की वजह से बच्चा फ्यूचर में दुख उठाएगा। इसमें उसकी बेचारी की गलती नहीं थी, ये तो हमने ही ऐसा किया है, तो पीछे जो उन्होंने किया। मगर ये जो पीढ़ी है हम इस तरह से ना करें। आइए हम फाइनेंस को समझने की कोशिश करें। हम किस तरह से अगर अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो हमारा भविष्य किस तरह से अच्छा हो सकता है, हमारे बच्चों के कैरियर और भविष्य हम किस तरह से एक बेहतर बना सकते हैं। हम इस तरह का माइंडसेट करके हम लोग अगर करते हैं तो हम एक अच्छे लोग बन पाएंगे। इस बात को भी आप अपने ध्यान में रख करके कार्य को कीजिए। और एक और बात है जो कि बहुत ज्यादा चलता है आज के दिनों में, वो है शादी ब्याह। शादियों में आजकल बिना देखे सोचे समझे लोग खर्च करते हैं। शादी ना 2 जन करने जा रहे हैं, आप इसे अच्छी तरह से समझ लें। शादी जो है वो दिखावे के लिए नहीं है, यह तो एक ब्लेसिंग है। हम लोग 100 जन को बुलाते हैं, 500 जन को बुलाते हैं, हम उनसे ब्लेसिंग हासिल करना चाहते हैं। अगर आप उन्हें एक अच्छा खाना खिला करके उनकी ब्लेसिंग्स लेकर के भेज देते हैं तो बहुत है। नहीं, मैं तो मैरिज पैलेस के लिए 10 लाख रुपए खर्चा करूंगा, लाइट सेटिंग, फोटोग्राफी के लिए 5 लाख रुपए खर्चा होंगे और सारा कुल मिला करके 20 लाख रुपए शादी पे खर्चे हो जाएंगे। शादी मतलब 20 लाख रुपए खर्चा करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शादी आप एक साधारण तौर पर भी कर सकते हैं। जिस तरह से हमारी हैसियत है, अगर उसी तरीके से हम शादी करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। आप जरा सोच के देखिए। उदाहरण के रूप में मैं बताता हूँ आपको। एक आदमी, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मुझे कुछ ऐसे लोग पता है, जब अंदर प्रवेश करना है बड़े बड़े कार के साथ में, बहुत अच्छे डेकोरेशन और महंगा करना है, आज उसके पास में नौकरी नहीं है, उसके पास में कोई तनख्वाह नहीं मिल रही है, आज वो अपने परिवार को भी चला नहीं पा रहा है। अगर आज हम इसे सोच करके देखें, उन दिनों में जो 15 लाख रुपए शादी पे खर्चा किए, अगर वही 15 लाख रुपए आज उसके हाथ में होते, आज वही 15 लाख रुपए उसकी नजरों में कितनी अमाउंट नजर आती। मगर उस दिन इस बात के बारे में उसे पता नहीं था। चाहे कर्ज ही क्यों ना लेना पड़े, शादी ग्रैंड होनी चाहिए। सिर्फ उस एक दिन के लिए, एक दिखावे के लिए जो कुछ भी उस दिन किया, अगर भविष्य में कुछ अनहोनी हो जाती है तो जिंदगी में कितना बड़ा यू टर्न हो सकता है, बहुत सारे लोग इसे समझते नहीं है। अगर उस समय में अगर हम लोग थोड़ा सा अपने जो खर्चे हैं घटा लें, एक साधारण सी और सिंपल शादी करके, हम दोनों ही है ना, हम दोनों ने ही खुश रहना है। अगर इस चीज को अगर अपने दिमाग में सोच करके 10 लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे इसे ना सोच करके, पर्सनली अगर मेरे बारे में कहेंगे तो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं इसकी परवाह नहीं करता। अपने अंतरात्मा के मुताबिक क्या मैं सही कर रहा हूं, अपने परिवार को मुझे खिलाना है, यही मेरे लिए अहम बात होनी चाहिए। 4 लोगों के बीच में खुद को दिखाने के बजाय इससे मुझे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। सबसे पहले हमें अपने आप को ही मूर्ख नहीं बनाना चाहिए, हमें अपने आप के साथ में सच्चे बने रहना चाहिए। बाहर हम बोल सकते हैं, इसके लिए मुझे कोई परवाह नहीं है। आपके जो एक्शन होते हैं वो बहुत कुछ बयान करते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक साधारण सा जीवन जीना है। वही आदमी शादी के समय में 20-30 लाख रुपए खर्चा कर देता है, बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए 5 लाख खर्चा कर देता है। ये दिखाता है कि आपके अंदर क्या है। सबसे पहली बात है, हमें अपने आप के साथ में सच्चे बने रहना चाहिए। अगर हम अपने आप के साथ में सच्चे नहीं है तो दूसरों के लिए भी हम सच्चे नहीं बन सकते हैं। सबसे पहली बात, हमें अपने माइंडसेट को समझना चाहिए, किस लिए यह हमें करना है। हमें अपने परिवार के साथ में बैठ करके इस पर सोचना चाहिए। नहीं, मेरे माता पिता मुझे कंपेल कर रहे हैं, आप उन्हें बिठा करके समझाइए तो ये अच्छा लग रहा है। कल अगर हमें कोई परेशानी आ जाती है तो क्या आप पैसे देंगे? अगर आपके पास में भी पैसे नहीं है, मेरे पास में भी नहीं है, तो हम किससे मांगेंगे? उन दिनों में जाकर के हम लोग किसी से इस तरह से बुरा कर्ज उठाएंगे तो आज जो हमारे पास पैसा है उसी को हम लोग सेविंग करके एक डिसेंट शादी कर सकते हैं। अब इसमें क्या बात है, कई बार हमारे
हमारे बच्चे सही होते हैं। कई बार माता पिता कहेंगे रहने दो, मगर बच्चे कहेंगे नहीं हमें ऐसा ही करना है। दोनों के बीच में क्या है, कम्युनिकेशन गैप है। चाहे वो माता पिता हो चाहे वो बच्चे हो, दोनों को बैठ करके डिस्कस करना चाहिए। कई बार बैठकर बात करने से ही परेशानी आती है। आप पहले बैठिए और बातचीत कीजिए और सारे खर्चे का हिसाब किताब लगाइए, क्या क्या हो सकता है, क्या हमारे पास में है, सब कुछ सोच विचार करके अगर आप प्लान करके सब कुछ करेंगे तो आपका जो जीवन होगा वो बहुत ही स्मूथ होगा। तो आप सही तरीके से कीजिए तो फिर आपका जीवन एक सेफ सफर होगा। तो फिर तो चाहे वो शादी हो, सेलिब्रेशन हो, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। इसके साथ में फंक्शंस, ये वो, मंडप हो, ये वो, बहुत सारे खर्चे लोग करते रहते हैं। जितना हो सकता है इसे घटाने की कोशिश कीजिए। जितनी हमारी कैपेसिटी है अगर हम उसी के हिसाब से करेंगे तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। इन सारी बातों को अपने ध्यान में रखते हुए, ये सारे आपके एक बुरे कर्ज हैं, अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए सही तरीके से करेंगे तो आपका जीवन एक खुशहाल जीवन होगा। अब आखिर में निचोड़ के लिए अगर मैं कहूं तो अच्छा कर्ज अगर कहेंगे तो जो आपकी जेब में पैसे डाल सकता है। मैं इसे करने जा रहा हूं और इसके द्वारा मैं पैसे कमा सकता हूं। कर्ज तो है मगर इस कर्ज के द्वारा मैं पैसे कमा सकता हूं। अगर उसके द्वारा आपको इनकम आती है तो ये आपका एक अच्छा कर्ज है। या फिर आप कर्ज लेकर के और उसमें से फिर दोबारा आपकी जेब से अगर पैसे निकलते जाते हैं तो, और उसका कोई भी इस्तेमाल ना हो सके, अगर वो आपको कोई इनकम नहीं प्रदान करता है तो ये आपका एक बुरा कर्ज है। ये बहुत ही सिंपल है। अगर आप एक कर्ज लेते हैं और उस कर्ज के साथ में आप पैसे कमा रहे हैं, ये आपका एक अच्छा कर्ज है। नहीं उससे मुझे कोई इनकम नहीं हो रही है मगर वो मेरे लिए एक लाइबिलिटी बन गया है, बोझ बन गया है। अगर ऐसा कर्ज हो तो जितना हो सकता है ऐसे कर्ज से आप बचें। दिखावा करने के लिए आप अपने जीवन को खराब न करें। बस एक दिन के लिए, अगर आप एक क्षण भर के लिए इसके बारे में सोचेंगे तो आप कुछ उदाहरण लें। बहुत सारे लोगों ने इस तरह से किया होता है, आप उनको एक तजुर्बे के तौर पर लें। मैं इसी तरह से हूं, चाहे वो छोटी सी भी बात हो और मैं सोचूं कि नहीं मैं तो कंपनी का मालिक हूं, मुझे कोई कुछ भी बोल नहीं सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर बात से हर कोई तजुर्बा ले सकता है। छोटी छोटी बातें हो, चाहे कोई भी आपको कुछ बताता है, हमें लोगों से सीखने की क्षमता होनी चाहिए। अगर सिखाने के लिए अगर हम अपने आप को पहले ट्यून कर लें, हमें कुछ भी बुरा नहीं लगेगा। अगर छोटी छोटी बातों में भी अगर कोई आपको कुछ बताता है तो आप उसमें से अपने तजुर्बे को हासिल कीजिए। छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में लाभदायक हो सकती है। इस तरह का प्रभाव मैं आपको देना चाहता हूं, ये भी आपके लिए एक लाभदायक हुआ होगा, मैं आशा करता हूं। तो आप अपने मन को बनाएं, क्योंकि मन बनाना बहुत ही एक अहम बात है। जरूरत और लग्जरी दोनों में अंतर है, इसको हमें समझना चाहिए। इसे समझते हुए अगर हम कर्ज को सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये सचमुच आपके लिए एक अच्छा कर्ज होगा। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हुआ होगा और ऐसा जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। टेक केयर।